शेयर कैपिटल को कितने पार्ट में बांटा गया है और उसका कौन सा बैलेंस शीट में आ गया, क्योंकि कैपिटल हमेशा बैलेंस शीट में आती है। अभी पार्टनरशिप का क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें जो कैपिटल कहाँ लिखते थे, बैलेंस शीट में लिखते थे या कैपिटल अकाउंट में लिखते थे। अब ये एक तरह से एक शेयर कैपिटल अकाउंट की जगह शेयर शीट है, ये अकाउंट नहीं है, ये शेयर शीट है ना। बुक लाए हो क्या तुम अपनी? कोई नहीं, से बाद में देखना, मैं बताऊंगा मैं। इसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है हमारे पास ऑथोराइज कैपिटल आता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसको और कई नाम से जानते हैं, जैसे रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, इतने नाम से जानी जाती है। तो इसमें मान लीजिए मेरे पास इक्विटी शेयर है, कुछ परसेंट वाला मान लो प्रेफरेंस है, और मान लीजिए जितने शेयर्स हैं उनको एट द रेट ऑफ उनका पर शेयर दिया होगा, नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज पर शेयर, और यहाँ पर वो पैसा लिख देना होगा, जितना पैसा आता है वो लिख देना होगा। फिर दूसरे नंबर पर आता है इशूड कैपिटल। इसका इशू ही नाम है और कोई नाम इसका है नहीं। तुम इसे कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो अगर हेडिंग बनाने में दिक्कत आती है तो। मैं तो इसको अंडरलाइन कर देता हूँ ऐसे। दूसरा जो बड़ा पार्ट है इशूड, मतलब ये वो कैपिटल है जिससे एक बार जो कंपनी डिसाइड कर लेगी उसमें 1 रुपया भी अपने पूरी लाइफ टाइम तक नहीं बढ़ा सकती। अगर उसको भविष्य में और कुछ लेना हुआ तो फिर वो लोन लेगी, बैंक से लोन लेगी या कोई डेप्ट इशू करेगी, डिवेंचर इशू करेगी, लेकिन शेयर 1 रुपया नहीं बढ़ा सकती। तो पहले ही मेमोरेंडम में लिखना पड़ेगा कि आप अपनी कितनी कैपिटल रखना चाहते हो कंपनी में, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, जो रखना है पहले डिसाइड कर लो। अब उसमें तुम आज अपना इशू निकालना चाहते हो, एक वर्ड है आईपीओ। आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो कितनी तुम शेयर इशू करने जा रहे हो उसका ऑफर दीजिए पब्लिक को। तो यहाँ पर मान लीजिए फिर से वही बात आती है कि मान लो मैंने इक्विटी शेयर्स जो भी मेरे बनते हैं उनको रुपीज से मल्टीप्लाई करना है पर शेयर से। इसी तरह n% वाले मेरे प्रेफरेंस होंगे, ये भी शेयर्स होंगे, इसको भी पर उससे मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे लिख देना है। यहाँ डबल लाइन डाल के इसको क्लोज कर देना है और यहाँ पर इंडियन करेंसी लिख देना है INR, ताकि ये पता चल जाए कि हम लोग इंडियन करेंसी में डील कर रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं इंडियन करेंसी में। तीसरा स्टेप आता है इसमें सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब के 2 पार्ट हैं। हाँ, सब्सक्राइब फुली पेड अप। इसका मतलब है कि आपने जितने शेयर इशू करे, और सब्सक्राइब का मतलब होता है कि पब्लिक ने कितना खरीदना चाहा। जैसे आप भी करते हैं ना, सब्सक्राइब करो, लाइक करो वगैरह वगैरह बोलते हैं हम यूट्यूब पे भी। तो कितना पब्लिक ने तुम्हें सब्सक्राइब करा, कितने शेयर्स तुमसे मांगे, और क्या वो सारे पैसे दे दिए। मान लीजिए एक शेयर की कीमत 100 रुपये, तो क्या 100 रुपये पे कर दिए? अगर 100 रुपये पे कर दिए तो आपका यहाँ आ जाएगा। ये तो खैर कैंसिल कर देता हूँ मैं, यहाँ आ जाएगा। फिर कुछ ऐसे हो सकते हैं नॉट फुली पेड अप। भैया 100 रुपये में से 90 रुपये दिए, अभी 10 रुपये कुछ लोगों ने नहीं दिए तो वो कॉल्स इन एरियर होगा जितना नहीं दिया, तो नॉट फुली पेड अप यहाँ आ जाएगा। दोनों का टोटल कर लेंगे, ये जो पैसा होगा ये शेयर कैपिटल कहलाएगा। इसी को बैलेंस शीट में डालना है, जो बैलेंस शीट में लिखना है वो यही लिखना है, ठीक है। ऑथोराइज कैपिटल का एक सेक्शन लिख लीजिए यहां पर, क्योंकि जो बड़ी क्लास में सीए वगैरह करने जाते हैं उनके लिए थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2(8) और ये इंडियन
कॉरपोरेट एक्ट 2013 में इशूड कैपिटल का जो सेक्शन है, मैं इशूड कैपिटल का लिखने जा रहा हूं सेकंड नंबर वाले का, इसका सेक्शन है 2 विद इन ब्रैकेट 50 और सब्सक्राइब कैपिटल का 286। तो ये सारी की सारी बातें कानून की हैं, कोर्ट की हैं, ये ऐसे नहीं कर सकते आप। एज पर स्केड्यूल 3 पार्ट 1। आपको भी ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसका क्या फायदा होगा, ये जब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना 1 मार्क्स के, तो कंपनी की बैलेंस शीट के लिए कौन सा शेड्यूल लगता है, शेड्यूल 3। पार्ट कौन सा है, पार्ट 1 है। किस कंपनी का है, ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013, ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013, ये लगेगा 13। कैसे बैलेंस शीट बनानी है आपको, बैलेंस शीट एज एट, जो भी वो लिखना होगा, मुझे ना मेरे बचपन की एक बात याद है, मेरे अकाउंट्स के टीचर ने ना, मैंने खुद गलती से पर्टिकुलर्स लिख दिया था, क्योंकि 12th क्लास और 11th क्लास मुझे अकाउंटेंसी आती नहीं थी, तो मैं भूल गया कि बैलेंस शीट में क्या लिखना है, और उसने ना वो फेंक के मारा रजिस्टर कि इसको यही नहीं पता कि असेट्स और लायबिलिटी लिखते हैं। तो पर्टिकुलर्स लिखना, और आज मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसा एक्ट बन गया जिसमें बैलेंस शीट में भी पर्टिकुलर लिखा जाने लग गया। तो यहाँ नोट्स नंबर लिखना होता है, नोट्स का क्या नंबर है, यहाँ पर करंट ईयर की हमें अमाउंट लिखनी है, और यहाँ प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिखना है, यानी कि कंपेयर करना है कि पिछले साल हम क्या हमारी पोजीशन थी और इस साल क्या पोजीशन है। यानी बैलेंस शीट जो बनती है वो 2 ईयर की बनती है। आप आदत डाल लो बैलेंस शीट देखने की कि मान लीजिए 2025-6 और 2026-27, हमें दोनों बैलेंस शीट की अब आदत पड़ जानी चाहिए ताकि कंपेयर कर सके। इसका जो मैं मेन हेड ही लिखवाऊंगा और कुछ नहीं। पहला हेड है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंदर आपको अभी जो हमने शेयर कैपिटल निकाला था पिछले वाले, उसमें उसी शेयर कैपिटल की वैल्यू यहाँ लिख देनी है। जो हमने कैलकुलेट करी थी वो नोट नंबर 1 आ जाएगा, और हमें यहाँ पे पैसा लिख देना है करंट ईयर का जितना बनता था, और ये देख लेंगे पिछले साल कितना था। हो सकता है दोनों तरफ सेम ही हो। शेयर कैपिटल मैंने बोला था कि अपनी लाइफ में 1 रुपया भी आगे नहीं बढ़ा सकती कोई कंपनी, जब तक कि कोई स्पेशल रिजोल्यूशन पास ना हो जाए तब तक। फिर उसके बाद इसी के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस आ जाता है। ये भी आप नोट नंबर 2 में डाल लेंगे, क्या पता इसमें जनरल रिजर्व हो, कोई और स्पेसिफिक रिजर्व वगैरह हो, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस पड़ा है तो वो भी यहीं आ जाता है। क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट बनाने के लिए आप ये छोटी मोटी कंप्यूटेशन नहीं कर सकते कि किसी इंडिविजुअल बंदे की बना रहे हो या पार्टनरशिप फर्म की बना रहे हो, ऐसे नहीं चलने वाला।
यहाँ पर जो एक्ट कहता है, जैसे कहता है वैसे ही काम करना होगा, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। एक और है, वो आता है नहीं, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, अगेंस्ट शेयर वारंट। ये फिलहाल कहीं ऐसा दिखता नहीं है कि भाई किसी ने शेयर वारंट जारी किया हो तो उसको पैसा मिला हो, ऐसा कुछ है नहीं। पर एक स्पेशल कोटेशन होती है, क्या पता कभी भविष्य में कंपनी को ऐसा समय भी आ जाए, झेलना पड़ जाए, तो इसके लिए होती है। फिर आता है हमारे पास सेकंड मेन हेडिंग, वो आती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, लैंग्वेज समझते हैं। मतलब ये कि शेयर अप्लाई हो गया, लोगों ने पैसा दे दिया और अब उनको शेयर अलॉट करना है, पर अभी अलॉट किया नहीं है, तो पैसा तो आ गया होगा ना, तो उस पैसे को यहाँ पे लिख दे। बाद में उतार लेना, मैं पहले नीचे का बता दूं। और तीसरी जो हेडिंग आएगी हमारे पास, वो आएगी नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी ये एक तरह की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, लोन होते हैं, इसमें हम R% वाले डिवेंचर वर्ड लिख देते हैं। ये भी लोन लेता है कंपनी, पब्लिक से ले लेती है लोन ये। और चौथी हेडिंग आएगी, जो मेन हेडिंग है, आप देख लीजिए, इसमें 4 आ रही है, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आपको पता ही है क्या क्या है करंट लायबिलिटीज। हमारे शेयर क्रेडिटर्स भी आते हैं, क्या नाम है इनका, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स और ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स और शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड प्रोविजंस, ये आ जाते हैं। अदर करंट लायबिलिटी मैं नहीं बता रहा हूं, सिर्फ ये 4 ही पार्ट होते हैं हमारे पास। यहां टोटल आ जाएगा, इस साल का टोटल और पिछले साल का टोटल। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर इसका सेकंड पार्ट बता देता हूं। फर्स्ट टू 4 हो गए ना इसके अंदर, तो ये नोट कर लीजिए पहले। फिर इसका सेकंड पार्ट बनेगा असेट्स वाला। ये लायबिलिटी वाला पार्ट हो गया है, अब असेट्स वाला मुझे बताना है।